राहु और केतु एक तरीके से मास डिस्ट्रक्शन है, अननोन डिस्ट्रक्शन। हम कहेंगे राहु जिस घर में बैठेगा उसके राशि का जो भी लॉर्ड या मालिक होगा ग्रह, वो उसकी तरह का बन के अपना लाइफ में एक्शन करता है। राहु के पास बॉडी नहीं है, वो जो खाता है वो ज़मीन पे गिर जाता है, तो वो भूखा हमेशा रहता है, उसकी भूख कभी ख़त्म नहीं होती। तभी ऑब्सेस्ड रहता है, तभी ऑब्सेस्ड है, उसकी भूख ख़त्म ही नहीं होनी ना उससे रिलेटेड। तो गुरुजी राहु से फ़ायदा कैसे उठाएं? राहु हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे साबित होगा अगर वो हर जगह जाके ऐसा ही बिहेव कर रहा है? केतु एक ऐसी एनर्जी है जिस डायरेक्शन में चला तो रुकेगी नहीं। अगर नेगेटिव में आप बोलेंगे तो डिटैचमेंट, अगर पॉजिटिव में अगर मैंने उसको जिम्मेवारियों में डाल दिया तो वो बेचारा जीवन भर वही करता रहेगा, अपनी रिलेशनशिप की जिम्मेवारियां पूरी करता रहेगा। तो ये दो पावर्स हैं, दोनों एक्सेस में बैठी हैं, तो एक में इमेजिनेशन एक्टिव होगी तो एक में डिटैचमेंट भी होगी, तो एक में आपकी अटैचमेंट होगी तो एक में डिटैचमेंट होगी। तो एक सिंपल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक में मेरा वो ऑब्सेशन होगा तो एक में मैं पूरा संन्यास मेरी तरफ को चले जाऊंगा। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। दो ग्रह हैं इन सारे 9 प्लैनेट्स में, राहु एंड केतु, जिनके बारे में हम बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन आज का पॉडकास्ट ना बहुत स्पेशल है क्योंकि जो अलग अप्रोच के साथ हमारे गेस्ट ने राहु और केतु को समझाया है, जो साइंटिफिक अप्रोच के साथ बताया है इन दो ग्रहों के बारे में, आपके लिए जानना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। साथ ही आप अपनी कुंडली लेकर बैठिएगा, देखिएगा कि आपके कुंडली में राहु केतु कहाँ हैं और कैसे ये आपके लाइफ को बदल सकते हैं। लोग एक कहावत कहते हैं कि यहाँ से वहाँ पहुँचा देंगे, फर्श से अर्श तक पहुँचा देते हैं राहु, लेकिन कौन से लोगों को पहुँचाते हैं और क्या ऐसी पावर हैं राहु और केतु के पास जो कि ये बहुत बड़े मिस्टीरियस प्लैनेट माने जाते हैं। मैं अपने गेस्ट से आपका परिचय कराती हूँ। बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी गुरुजी डॉक्टर राज का, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं और गुरुजी आज हम राहु केतु को डीपली समझने की कोशिश करेंगे। राहु केतु क्या हैं, कैसे ग्रह हैं, ये किस काम आते हैं, कुंडली में इनकी कौन सी पोजीशनिंग अच्छी होती है, कैसे देखते हैं इनको? अगर मैं बोलूँ ना, सबसे फेवरेट टॉपिक अगर मेरा पर्सनल अगर आप लेंगे वो राहु केतु है। अच्छा। अगर हम कहते हैं कि अगर हमने राहु केतु समझ लिए तो हमने पूरे के पूरे ग्रहों की मूवमेंट को समझ लिया, यानी उनके इफेक्ट्स किस टाइम किस तरह से निकल के आएंगे वो हमने समझ लिया सिर्फ राहु केतु को समझने से। तो अगर मैं ये बोलूँ 50% या 60% एस्ट्रोलॉजी राहु केतु के समझने से आपकी हो जाती है, तो बहुत इजी एलिमेंट है और ये बिल्कुल सच्चा है। 50 से 60%, 50-60% एस्ट्रोलॉजी है, बहुत बड़ा। क्यों? क्योंकि राहु एक वो बहरूपिया ओवर इमेजिनेशन है जिसको समझने के लिए आपको बहुत मेहनत लगती है, उसके पैटर्न्स को। वो किसी भी तरह एक्शन रिएक्शन कर सकता है। बनाने को एक दिन राजा बना देगा, एक दिन आपको रंक बना देगा, तो वो बर्बाद भी कर सकता है, आपको बना भी सकता है। सेम केतु की बात है, जब वो डिटैच करेगा आपको ख़त्म कर देगा, लेकिन अगर वो आपको स्पिरिचुअलिटी या सिखाना शुरू करेगा तो आपको तो जेम्स बॉन्ड भी बना देगा। तो आप बन भी सकते हैं, ख़त्म भी हो सकते हैं, सिर्फ इन्हीं दो ग्रहों से। बाकी ग्रहों की बात बोलें तो वो कोई कष्ट देगा। हम कहते हैं शनि एक तरीके से अब मृत्यु नहीं देते, कष्ट देते हैं, सिखाते हैं कर्म से। जुपिटर हम कहते हैं धर्म से आपको पूरा पुश करते हैं। ठीक है, जुपिटर कैंसर भी देते हैं, जैसी बीमारी भी देते हैं, तो हर प्लैनेट नेगेटिव भी देता है, पॉजिटिव भी देता है जुपिटर, लेकिन आपको कहीं ना कहीं धर्म के रास्ते से यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी के रास्ते से सिखाते हैं। ऐसे ही अलग अलग ग्रह के अलग अलग रोल आ जाते हैं। लेकिन जब राहु केतु की बात आती है ना, तो सच में ये आपकी जान भी ले सकते हैं, किसी की जान आप किसी की जान भी ले सकते हो इनकी वजह से। दोनों तरफ की बात है। आपका बड़े से बड़ा एक्सीडेंट, चीज़ें, सर्जरी, सब कुछ इन्हीं ग्रहों की वजह से बीच में आ जाते हैं। राहु और केतु एक तरीके से मास डिस्ट्रक्शन है, अननोन डिस्ट्रक्शन। कोविड उसका रियल एग्जाम्पल ऑफ एक्टिवेशन है। कैसे? राहु गैशियस, हमारे सांस, केतु अननोन एक्सपेंशन, जिसके बारे में हम समझ नहीं पाते। तो कब कोविड आया, कितने मरे, फिर कहाँ चले गया? उस टाइम कोई ऐसा कॉम्बिनेशन था राहु केतु का? बिल्कुल सही बात। 2019 में दिसंबर में
कालपुरुष कुंडली के हिसाब से चले, नहीं तो सैजिटेरियस में 9th हाउस के अंदर 5 ग्रह एक साथ बैठे थे। ये फिर दोबारा आजकल तो बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है, 29 मार्च और 30 मार्च को सिमिलर ऐसी कॉम्बिनेशन बनेगी, लेकिन इस बारी पाइसिस में कालपुरुष कुंडली के 12th हाउस में बनेगी 5 ग्रह एक साथ। पिछली बार तो फिर भी चलो बहुत ऑस्पिशियस घर में बैठे थे, 9th हाउस था, 12वें हाउस, इस बार ही 12वें में। फिर दोबारा एक्सिस में कौन थे? उस टाइम भी राहु केतु थे, आज फिर राहु केतु है मार्च में 29-30 2 डेट है। इस बार तो और भी बहुत सारी यूनिक चीज है। उसके कुछ ही दिन के बाद सारे के सारे प्लैनेट फीमेल साइन में होंगे, एक भी मेल साइन में नहीं होगा प्लैनेट, सारे के सारे फीमेल, मेल और फीमेल। हम उसमें प्लैनेट्स को जैसे हम देखते हैं, राशियों को देखते हैं, सारे के सारे अगेन बहुत यूनिक एलिमेंट है। फिर कल्प्रिट क्या होगा? शनि और राहु एक दूसरे को क्रॉस करेंगे सेम डिग्री पे। और क्या कल्प्रिट होगा? पहली बारी इतने सालों के बाद, मेरे पास 60-70 ईयर्स का डेटा पड़ा था, जुपिटर 3 राशियां पलट देंगे एक ही साल के अंदर। टॉरस में से बैठे, फिर वहां से जेमिनी से कैंसर में जाके उच्च में भी बैठ जाएंगे, एक्सपेंशन का कारण, जो भी चीज़ होगी उसे भी एक्सपैंड कर देंगे। किसकी वजह से? फिर राहु केतु, जो आपका सवाल है। तो मूवमेंट को कंट्रोल किसने किया? राहु केतु। अगर आपने ये सवाल किया, पहली चीज हमें ये समझनी पड़ेगी, राहु केतु आए कहाँ से? राहु केतु हैं कौन और ऊपर कहाँ हैं, और वो उनकी एग्जैक्ट पोजीशनिंग और चीज और एक्शन कहाँ से आता है। अब मैं आपको एक इसके पूरी रन थ्रू स्टोरी मेथोलॉजी के हिसाब से, यानी हमारी जो बुक्स में हमें मिली, राहु केतु का मेंशन ऋग्वेद में आता है। बहुत स्ट्रेंज है, ऋग्वेद में भी उसका मेंशन आता है। और किस तरीके से मेंशन आता है मैं आपको उसको पूरी तरह एक्सप्लेन करता हूँ। एक दैत्य था स्वर्ण भानु, जिसके पेरेंट्स थे सिमिका, विप्रचिति, जो ब्रह्मा जी की सोच से पैदा हुआ आदमी था। सिमिका का 2-3 जगह मेंशन आता है, एक जगह सेज में भी आता है, एक जगह मेंशन ये आता है वो राजा दक्ष की बेटी थी। तो वो अलग अलग जगह पे अलग अलग मेंशंस आते हैं उनके बारे में, तो हम उसमें कंफ्यूज नहीं करते। लेकिन पेरेंट्स का नाम ये था स्वर्ण भानु नाम के एक राक्षस का। तो हम उस टाइम राक्षस वर्ड इस्तेमाल नहीं करते थे। जब सागर मंथन हुआ, जब अमृत निकला, तो स्वर्ण भानु छुप के देवताओं की लाइन में खड़ा हो गया, और विष्णु जी उस टाइम मोहिनी बन के अमृत दे रहे थे, और उसने अमृत ले लिया। अब कुछ बुक्स बोलती हैं सूर्य और चंद्र ने उसको पहचान लिया। एक अगर हम शिव पुराण की तरफ को जाए तो वो कहते हैं शनि ने पहचान लिया। तो ऐसे करके किसी ने उनको पहचान लिया, तो विष्णु जी ने उसी टाइम उसका गर्दन काट दिया, क्योंकि उसकी गर्दन यानी पीने के टाइम पे अमृत अंदर जा चुका था, वो अमर हो गया था, मर नहीं सकता था। तो क्या हुआ, उसके सर के गले तक पहुंचा था, उसी टाइम विष्णु जी ने काट दिया। सर अलग हो गया, बॉडी अलग हो गई। बॉडी जमीन पे गिरी ऋषि अत्रि के आश्रम में। अब यहां पे मैं वर्ड यूज कर रहा हूं बॉडी, क्यों? क्योंकि अमृत सिर्फ गले तक पहुंचा था, बॉडी एक तरीके से ऑलमोस्ट डेड थी, जब मर चुकी थी या खत्म हो चुकी थी। सर मर नहीं सकता था, वो राहु था। और वो जब गिरा तो ऋषि अत्रि ने उसको शक्ति दे के जिंदा किया और अपने साथ ही उसको संभाला, बहुत टाइम तक संभाला। तो इसलिए उसे पूरी ज्ञान साथ में प्राप्ति हुई। ऋषि अत्रि सप्त ऋषि में से एक थे, वो भी ब्रह्मा के पुत्रों में से आते हैं, मानस पुत्र कहते हैं उन्हें, वहां से आते हैं। तो 2 हिस्से बन गए, तो राहु सर, बॉडी केतु। तो ये 2 हिस्सों को हम राहु केतु बोलते हैं। अब एक कहानी के आगे अगर और चलें तो कहते हैं सूर्य और चंद्र ने पहचाना, इसलिए ये सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगाते हैं। ये आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, ज्योतिष लोग बहुत बार बार बोलते हैं। अब इस सारी कहानी को, मिथोलॉजिकल कहानी को साइंस में कन्वर्ट कर देते हैं। ये कहानी तो बहुत अच्छी थी ना, हमने भगवान देखे ना कभी उनमें हुए, ये हमने पढ़ा। ये समझाने का पुराने ज़माने का तरीका था, क्योंकि ले तो लोगों को ना समझ में नहीं आता था।
जैसे मैं सबको समझाता हूँ, अगर हम दशावतार की बात करते हैं, कुछ नहीं है, ये फेजेस ऑफ अर्थ थे। अर्थ में क्या क्या चेंजेस आए उस हिसाब के फेजेस को उन्होंने समझाया। और अगर हम युगों के अंदर अगर इसमें करें और भगवानों से रिलेट करें तो ये बहुत सिंपल तरीके से ये चीज़ समझाते थे कि जब सतयुग था तो देवता और कहते इंसान अलग उसमें रहते थे लेकिन एक दूसरे से मिलते रहते थे। त्रेता के अंदर राम आए तो वो धरती पे आ गए देवता, तो देवता और दानव एक धरती के ऊपर आ गए, वहीं लड़ाई भी हुई। फिर जब हम द्वापर में चले जाते हैं तो देवता और दानव एक ही फैमिली में भी आ गए। कौरव पांडव एक ही फैमिली में थे, तो अच्छे बुरा दोनों एक ही जगह आ गया। फिर जब कलयुग आया जो अब हम चल रहे हैं, वो दोनों के दोनों हमारे शरीर में आ गए। राइट, ठीक है, तो अब हमारी लड़ाई अपने अंदर है। तो राहु केतु कहीं ना कहीं हमारे इस पॉइंट्स पे भी आ गए। अब इसको हम साइंटिफिकली एक्सप्लेन करते हैं। आपके हिसाब से आपको पता है नवग्रह होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, आप तो इतने सारे बड़े लोगों के साथ वो करते हैं पॉडकास्ट और सारी चीजें, 9 प्लैनेट्स होता है। ये क्वेश्चन आपके सारे ऑडियंस के लिए भी है। जी। साथ साथ जैसे जैसे सुनते जा रहे हैं येस नो लिखते जाएं, तो सबको पता है नवग्रह होते हैं, करेक्ट। अब आपको ये भी पता है सूर्य, चंद्र, मंगल, शनि सब हवा में स्काई में है, ऊपर घूम रहे हैं सारे के सारे। और आप बाकी जितने लोग आपके लिसनर्स भी हैं उनकी तरह, और आप पढ़े लिखे भी हैं, मॉडर्न वर्ल्ड में भी रहते हैं, इंटरनेट भी है, आप अभी भी ये समझते हैं कि शनि इतनी दूर के लाइट ईयर से, जहाँ लाइट आने में इतने साल लग जाते हैं, आपके ऊपर इंस्टेंट इफेक्ट करते हैं। एक कंट्री, एक सिटी, एक घर, एक आदमी इंस्टेंट इफेक्ट करते हैं और उनका निशाना चूकता भी नहीं है कभी भी, इतनी दूर से। और आधे टाइम तो वो धरती के पीछे होते, नजर भी नहीं आते, और कोई बंकर भी नहीं बना हम छुप सके। आप भी ऐसा ही समझते हैं? यही सारे ज्योतिष समझाते हैं आपको। ऐसा कुछ भी नहीं है। 10,000 साल पहले हमारे पास घड़ियां नहीं थी, तो देखने के लिए, हर चीज को टाइम की गणना करने के लिए हम आसमान की तरफ देखते थे। तो ये सारों के नाम उस वजह से लिए गए। असलियत सिंपल सी 2 लाइनों की, बहुत सिंपल ये है कि वेद कहते हैं कि सारा ब्रह्मांड हमारे अंदर, तो ब्रह्मांड अंदर तो ग्रह कहाँ चले जाएंगे, वो भी तो अंदर ही आएंगे। नासा भी यही कहता है। साइंस में अगर आपको यूनिवर्स समझना है तो आप अपनी बॉडी के अंदर समझिए, सारा यूनिवर्स आपकी बॉडी में है। तो ग्रह भी तो हमारे अंदर आ गए। अब वैसे तो कहते हैं उपाय करिए, ये माला पहनिए, ये दान करिए, हाथ से करिए, क्या वो इतनी लाइट ईयर दूर शनिदेव के हो जाते हैं? कहीं नहीं होते, वो आपके शरीर के होते हैं। पत्थर भी अगर आप कोई पहनते हैं तो आपकी स्किन को टच करता है तो वो आपके अंदर चेंजेस करता है। कैसे करता है? ये नवग्रह हैं, तो नवग्रह के अंदर सूर्य हमारी आत्मा, मून हमारे इमोशंस, 5 प्लैनेट हमारे 5 तत्व शरीर के, और राहु केतु मैग्नेटिक नोड्स। अब ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। मैग्नेटिक नोड्स जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऑफ अर्थ, यानी हमारी धरती के नॉर्थ पोल और साउथ पोल रियल सेंस में है। रियल सेंस। तो इक्लिप्स भी इसी वजह से लगता है जब नॉर्थ पोल और उसके अंदर लाइट का कट किया जाता है। अगर कोई भी साइंस का स्टूडेंट जो आपके उसमें लिसनर में से होगा, तो ग्रहण इस वजह से लगता है। समझाने का तरीका बुक्स में ये तरीके से समझाया गया कि ग्रहण लगाते हैं, वो ग्रहण इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। नहीं तो ग्रहण कैसे लगाएंगे? साइंस से। तो ग्रह आपके अंदर है, तो जब क्या करते हैं, ये आपकी बॉडी में केमिकल चेंजेस करते हैं, जिसको मैं कहता हूँ जेनेटिक चेंजेस करते हैं। अगर आप नेगेटिव ग्रो करते हैं तो आप नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। और उपाय भी इसी वजह से आपके शरीर के ऊपर किए जाते हैं। दान आपके हाथ से, चीज़ें आप, पूजा मंत्र आपके कानों में, पत्थर आपके हाथ को टच करके, एलिमेंट, रंग, कपड़ा, चीज़ें, सब चीज़ें इसलिए दी जाती हैं। तो राहु केतु कहाँ मिले? धरती के ऊपर, कहीं वो हवा में नहीं मिले। इन्हें हम शैडो प्लैनेट कहते हैं क्योंकि ये असली में ग्रहों की तरह नहीं है, लेकिन ये मैग्नेट है, जिससे ये इन्हें सर्प कहा जाता है। तो इसका रूप क्या है? सांप का। पूंछ है केतु, सर है राहु। तो ये जब सर्प जहाँ पे भी बैठेगा वो अपने प्लैनेट की मूवमेंट्स को कंट्रोल करेगा। तो इसलिए बनाते और ख़त्म हमेशा राहु और केतु है, इसलिए इनका सिग्निफिकेंस इतना स्ट्रांग हो जाता है। क्या कोई ऐसी कुंडलियाँ होती हैं, आपने तो इतनी सारी कुंडलियाँ देखी हैं, केसेस देखे हैं, जहाँ पे राहु केतु का कोई रोल ना हो कुंडली में? देखिए,
राहु केतु हैं तो दुनिया में रोल है, हम्म, नहीं तो आप ऐसे देखिए ना, जब नवग्रह बनाए गए तो कितने दैत्यों को लिया गया? देवता तो कई उठा लिए गए, कोई दैत्य आया? सिर्फ राहु केतु को अकेले क्यों लिया गया? दैत्य तो बहुत थे, इनसे भी बड़े थे। राजा बाली थे जिन्होंने अमृत का वो किया था, वो भी बैठे पड़े थे, बड़े थे, उन्होंने भी नहीं मरना, वो भी अमर उसमें आते हैं, उनको तो नहीं लिया गया, लेकिन राहु केतु को लिया गया। जब राहु केतु को लिया गया तो जीरो रोल तो कभी भी नहीं होगा ना इनका। ये वो एक्सेस है, जब ये एक्सेस जैसे जैसे घूमेगा ये आपकी पूरी जिंदगी को घुमाएगा, मतलब ट्रांजिट करेगा, ट्रांजिट, क्योंकि इन्होंने दोनों ने उल्टा चलना है, सब ने आगे चलना है, ये वक्री इन्होंने वक्री चलना है, तो ये हमेशा ही वक्री रहते हैं। ये कभी कॉम्बस्ट भी नहीं होते, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से, ये किसी को भी कंट्रोल कर लेते हैं, किसी को भी। और ऊपर से इनकी नेचर भी ऐसी है कि जैसे हम कहते हैं राहु की नेचर क्या है, हम कहेंगे राहु जिस घर में बैठेगा उसके राशि का जो भी लॉर्ड या मालिक होगा ग्रह, वो उसकी तरह का बन के अपना लाइफ में एक्शन करता है। वैसे तो आप बोलेंगे शनि वध राहु यानी शनि की तरह, और कहते केतु मंगल की तरह, वो तो हमारे बृहद प्राशरा कॉन्सेप्ट है। जब एक न्यूट्रल पोजीशन में बैठा है तो वो शनि की तरह बिहेव करेंगे, शनि की तरह बिहेव करने का। अब ऐसे बोलेंगे तो शनि तो एक डार्कनेस है, तो राहु भी डार्कनेस है। इस तरीके शनि तो बहुत ज्यादा धीमा प्लैनेट है, लेकिन राहु तो एकदम सडन गेन का प्लैनेट है। सडन गेन, एक्शंस, पावर बहुत स्ट्रांग है, लेकिन धीरे तो ये भी है ना, 18 महीने तक चलता है एक ही जगह पे, तो इसकी कौन सी स्पीड बहुत तेज है। तो ये जहाँ पे भी बैठेगा 18 महीने इतना लंबा समय माना जाता है कि उस घर से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर कर देगा ये। तो जैसे राहु की दृष्टि की बात करी जाती है, वैसे बृहद प्राशरा में नहीं आता, तो 5, 7 और 9, और सेम केतु की उसकी आध्यात्मिक दृष्टि की बात करी जाती है 5, 7, 9, सेम जुपिटर बृहस्पति की तरह। तो जब इनकी दृष्टियां नहीं है फिर भी इनके पास पावर है कुछ ना कुछ इफेक्ट डालने की। और ये वो हैं जो किसी को भी, सूर्य को भी कंट्रोल कर सकते हैं और किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आपके मन के ऊपर भी ये हावी हो सकते हैं, ग्रहण लगा देंगे। तो इनकी शक्ति असीम। तो अगर हम साइंस से बोलें तो नॉर्थ पोल साउथ पोल, और इन्हीं से एक नया कॉन्सेप्ट आया जो आजकल बड़ा नया कॉन्सेप्ट है, जो ज्योतिषियों को बहुत सारा पैसा बनाने के लिए ताकत देता है, काल सर्प दोष। वो तो ऐसा होता है ना शायद कुछ कि राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाएं या एक साइड आ जाएं, कुछ इस तरीके का बीच का तो कोई मतलब ही नहीं होता ना, एक साइड ही हो एक सकते साइड हैं होंगे हमेशा ही, क्योंकि ये 180 उसको, लेकिन नौका योग भी बोल देते हैं कई लोग। बिल्कुल, योग बहुत सारे हैं। अब ये देखिए होता क्या है, बड़ा एक सिंपल से, अगर हम सिंपल तरीके से माने तो सर क्या है, राहु, पूंछ है केतु, चलते जी एंटी क्लॉकवाइज हैं, करेक्ट है, मतलब एंटी मतलब रिवर्स, मतलब क्लॉकवाइज की बात नहीं कर रहे, वक्री की बात में जा रहे हैं, मतलब वो वाला को क्लॉक मूवमेंट नहीं, लेकिन वक्री मूवमेंट। और ये चलते उल्टा है, करेक्ट। जब इन्होंने चलना उल्टा है तो जब हमारे चलने को लेके यानी सर से लेके वो, तो राहु से केतु के इस एक्सेस में आएंगे, तब हम कहते हैं प्रेशर पॉइंट बन गया। अच्छा, दूसरे एक्सेस में आते हैं तो थोड़ा वीकर एक्सेस पॉइंट बन गया। अब ये एक्सेस पॉइंट क्या है, मून हर 2.5 दिन में अपनी राशि बदलता है, करेक्ट। सूर्य ऑलमोस्ट 30 दिन में, अगर हम सीधा बोलें तो ये पूरे, अगर हम 1 साल की बात करें तो इस एक्सेस को कम से कम 2 बारी सन काटेगा और कम से कम 2 बारी मून काटेगा हर महीने में ऑलमोस्ट। तो जब ये काटते हैं, क्योंकि हमारे सबसे बड़े कारक हो गए सूर्य और चंद्र को लेके, तो अगर हम आत्मा और मन की बात कर रहे हैं, जब इन्होंने 2 बारी काटना है तो इस मैग्नेटिक एक्सेस ने उन्हें इजीली काटने नहीं देना। अच्छा, तो वो क्या होगा, उसे 3 बारी मेहनत करनी है, टक 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 ऑलमोस्ट, तब जाके वो काटने देगा और निकलने देगा, क्योंकि उसने बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सेस बना रखा है प्लेसमेंट्स के बेसिस पे, प्लेसमेंट के बेसिस पे सिर्फ। तो आपको कोई भी काम करना है तो आपके 3 टाइम्स एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगेंगे, तब आपका काम होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको अड़चन फील होगी। बड़ा सिंपल रूल है। इसी रूल की हम एक्सटेंशन पे जाते हैं। सचिन तेंदुलकर की कुंडली में भी है काल सर्प दोष। ऐसे काल सर्प दोष पता नहीं कितने ही सेलिब्रिटीज की कुंडलियों में आते हैं।
तो फिर क्या ये खराब आइटम है? नहीं, ये बिल्कुल खराब नहीं है। क्यों अच्छे है? ये आपको 3 टाइम एफर्ट कराएंगे कुछ भी होने देने के लिए, तो ये आपको क्या बना देंगे? परफेक्शनिस्ट, क्योंकि आपने वही एक काम 3 बार ही 3 करा। बार किया है। तो सचिन तेंदुलकर ने एक ही शॉट 3 बार ही खेला, तो वो परफेक्शनिस्ट बन गए। तो काल सर्प दोष ऐसा बोलें कि कुछ डरने की चीज़ है, कुछ नहीं है डरने की। मैं अभी एक यूएस के अंदर ना अपना सेमिनार कर रहा था, ऐसे ही बहुत सारे ज्योतिष आए हुए ज्योतिषी आते हैं मेरे सेमिनार में जनरली, बिकॉज मैं बहुत टेक्निकल बातें करता हूँ, तो कईयों को बहुत बोरिंग भी लगती है कई बार चीज़ों के लेके कि आप टेक्निकल बात करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ टेक्निकल इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये साइंस से रिलेट करता है, तो हमें समझना, लॉजिक्स आने चाहिए और हमारे पास शक्ति होनी चाहिए सवाल उठाने की। सिंपल रीज़न बड़ा से है कि क्वेश्चंस होते हैं, कोई स्टूपिड और इंटेलिजेंट क्वेश्चन नहीं होते। हाँ, आंसर स्टूपिड और इंटेलिजेंट हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस तो क्वेश्चंस ही होते हैं। तो आप क्वेश्चन पूछिए, ठीक पूछिए, गलत पूछिए, वो तो देने वाले के आंसर के ऊपर डिसाइड करेगा स्टूपिड या नो। तो जब हम सवाल उठाना शुरू करते हैं तो हम बहुत चीज़ें पता कर पाते हैं। तो ऐसे ही एक ज्योतिष आए वहाँ पे और आके मेरे को कहते हैं, गुरुजी अगर ये बताइए, अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष होगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बहुत सारे ज्योतिषियों में जाएगा और बहुत सारा पैसा खर्च करेगा, बाकी कुछ नहीं होगा उससे ज़्यादा। तो यही एक चीज़ है, किसी जगह नहीं आया, 50 साल के अंदर अंदर लोगों ने बना दिया, मेरी आंखों के सामने बना, कहीं लिखा हुआ नहीं पढ़ा, कहीं समझा नहीं। लेकिन हाँ ठीक है, क्योंकि नाम दिया गया, समझाने का पॉइंट था, लॉजिक्स थे, बहुत सारे लॉजिक्स थे, वो हमने लॉजिक समझे, उन लॉजिक्स को हमने डिफाइन करने की कोशिश करी और उस लॉजिक्स की वजह से क्या होता है वो समझने की कोशिश करी, और उसके लिए हमने बेसिक उपाय, सिस्टम, पैटर्न बहुत सारे बनाए। कईयों ने पूजा बना दी, कईयों ने कुछ और कर दिया, किसी ने कहा नाग और कहते नागिन का जोड़ा पानी में डालिए, सबने अपने अपने बना लिए। ठीक है, होंगे कोई ना कोई लॉजिक्स उनके पीछे, बट ये सिर्फ एक तरह की प्लेसमेंट है। अब इसी जगह से आगे हम चलते हैं राहु और केतु को डिफाइन करने के लिए। अब हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। राहु और केतु ऑब्वियसली है ही 2 हिस्से। तो राहु एक ऑब्सेशन है, पागलपन कह सकते हैं, इमेजिनेशन है, चीटिंग है, सारे रूल्स के ऊपर अगेंस्ट जाके करने का है। उनको बोला लाइन में खड़े हो जाओ, देवता अमृत पिएंगे, नहीं मैं भी पीऊंगा। वो हर रूल तोड़ने का एक पूरा एक अपना एक सिस्टम है। वो एक ऐसा बहरूपिया माया है, वो कुछ भी अपने आप को बना लेता है। कुंडली में भी राहु ऐसे ही है? बिल्कुल, ये मैं आपको कुंडली के ही फीचर्स बता रहा हूँ, आप इसमें सिर्फ कुंडली के फीचर समझिए। तो जहाँ राहु है वहाँ ऑब्सेशन है, वहाँ पागलपन है, मैं वैसा ही बनना चाहता हूँ। हाँ, जिस घर में बैठा है वो उसके अंदर उसका पूरा फोकस ऑफ ऑब्सेशन, यानी बहुत ज्यादा उसमें सारी एनर्जी लगा देगा, वैसा बनना चाहेगा। चीटिंग है, या तो वो चीटिंग देगा या वो चीटिंग लेगा उस घर के फीचर्स या उस घर की तरह की चीजों के साथ। उसके अलावा राहु एक बहुत बड़ी माया एनर्जी है जो अपनी खुद के बारे में कुछ नहीं बोलता। वो उसकी राशि अगर जैसी आई वो वैसा बन जाएगा। अगर जुपिटर की राशि आई तो वो धर्मात्मा टाइप भी होगा, मरकरी आई तो बहुत बोलेगा, वीनस आई तो दिखावे करेगा, शनि आई तो लोगों की मदद भी करेगा। तो मंदिर अगर कोई बनाते हैं तो वो बनाएंगे जिनकी राहु के साथ जुपिटर कहीं ना कहीं साथ जोड़ेगा, लेकिन वो मंदिर बनाएंगे जो बहुत सुंदर होंगे, जहां लोग आके उनके बारे में बहुत तारीफ करें। अच्छा, वो पूजा के लिए नहीं बनाएंगे, वो बताने के लिए बनाएंगे मैंने बनाया। ठीक है, तो वो उसी की तरह एक्शन और रिएक्शन करेगा। ऑब्सेशन, पागलपन, एनर्जी, चाहत है, बहुत बड़ी इमेजिनेशन है, वो हर रूल को तोड़ने को तैयार है। जिस घर में बैठेगा उसके रिलेटेड सारे रूल तोड़ने को तैयार है। 7वें में बैठेगा, कहेगा मेरे को नहीं नॉर्मल शादी करनी, इंटरकास्ट होगी, हो सकता है सिर्फ लड़के के साथ होगी, लड़के की या लड़की की, अनकन्वेंशनल चीजें अनकन्वेंशनल, वो पूरे रूल्स को अगेंस्ट जाएगा। वो कहेगा सोसाइटी का रूल X है तो मेरा Y है। वो हर चीज को सवाल उठाएगा और वो वैसा बन भी जाएगा जैसा वो दिखाना चाहता है। इसीलिए उसे माया के उसमें लिया गया। उसकी सेंसेस बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि उसके पास आंखें हैं, नाक है, मुंह है, कान है, सेंसेस बहुत स्ट्रांग है। तो 1 सेकंड के अंदर सारी चीज़ों को पकड़ सकता है, समझ सकता है, उसको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता उस घर से रिलेटेड जहाँ पे वो खुद बैठा है। लेकिन इसके साथ में एक और कैच है, बहुत बड़ा कैच ये है, राहु के पास बॉडी नहीं है, वो जो खाता है वो ज़मीन पे गिर जाता है।
तो वो भूखा हमेशा रहता है, उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती, तभी ऑब्सेस्ड रहता है, तभी ऑब्सेस्ड है, उसकी भूख खत्म ही नहीं होनी ना उससे रिलेटेड, वो भूख के अंदर खाता जाएगा, भूख कभी खत्म नहीं होती। पर सर ये जो आप कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं ये इन जनरल बता रहे हैं, मान लीजिए किसी की कुंडली में लग्न में ही बैठा हुआ है राहु, तो क्या वो अपने आप से ऑब्सेशन बढ़ा देता है? करेक्ट। लेकिन मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो लग्न में राहु है लेकिन अपने आप से ऑब्सेशन नहीं है। बिल्कुल सही बात है, वो जुपिटर के घर में बैठे होंगे, उनको अपने से कोई ऑब्सेशन नहीं है, वो जो लेंगे वो दान में डाल देंगे। मैंने कहा ना, वो अपनी तरह का नहीं है, ऑब्सेशन है। लेकिन ऑब्सेशन किस तरह का होगा? जुपिटर के घर में बैठा दो, सैजिटेरियस में बैठा दो, पाइसेस में बैठा दो, वो जुपिटर की तरह हो जाएंगे। सैजिटेरियस में होंगे तो फोकस्ड होंगे, पाइसेस में होंगे तो बिल्कुल ही मोक्ष के लिए भाग रहे होंगे, कहेंगे सब कुछ छोड़ दो, वो अपना हर चीज उठा के जेब में हाथ डाल के किसी को कुछ भी दे देंगे, क्योंकि उसका ऑब्सेशन ही यही है। लेकिन हाँ, ऑब्सेशन है, पहले में है, तो वो जब भी देंगे तो कहीं ना कहीं रिकग्निशन डिमांड करेंगे। लाइमलाइट में वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, क्योंकि पहले वाले को लाइमलाइट तो चाहिए। चलो अगर नहीं भी चाहिए, वो ऑटोमेटिकली उसके लिए जनरेट हो जाती है। जहाँ राहु है वहाँ सारा का सारा फोकस आ जाता है, जो भी उससे जुड़ेगा वो उसको रिकग्नाइज कर लेगा। एंड सेकेंड हाउस ऐसा बोलते हैं कि वो धन इकट्ठा करने का घर होता है। धन, मैंने फिर दोबारा दो चीज इसके आगे भी बोला, चीटिंग भी है और चीटिंग करेगा भी और चीटिंग देगा भी। अच्छा, ठीक है ना, मतलब उसे मिलेगी भी और देगा भी, दोनों तरफ की कहानियां करते हैं। तो सेकंड में होगा तो पैसा जो उसने धन इकट्ठा किया, या तो उसको वो चीटिंग करके करेगा या फिर कोई उसको उस घर से रिलेटेड चीटिंग भी करेगा। अच्छा, तो आप बोलोगे फर्स्ट हाउस में कैसे कैसे होता है? वो तो है ही अपना, वो अपने आप से चीट करेगा या अपनी बॉडी उसे चीट कर देगी, पर्सनैलिटी। वो अपने आप को महात्मा लेना चाहता है, हो सकता है बॉडी उसके लिए नहीं बनने को तैयार होगी, वो डेविल ही रह जाएगी। तो गुरुजी राहु से फ़ायदा कैसे उठाएं? राहु हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे साबित होगा अगर वो हर जगह जाके ऐसा ही बिहेव कर रहा है? अब एराटिक है, आज मेरे को ये पता है ये इसका एक रॉकेट है, ये इस डायरेक्शन में उड़ेगा, तो आपको क्या चाहिए? इसी डायरेक्शन के सारे निशाने ढूंढिए लगाने के लिए ना। आप लेफ्ट वाले क्यों ढूंढेंगे? आपने कहा सेकंड में राहु है, कहीं ना कहीं केतु 8वें में है, कहीं ना कहीं उसकी हिडन डिजायर्स को कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के साथ एक्टिवेट कर रहे हैं। तो मेरे पास तो बड़ा सिंपल रूल है ना कि मेरे को पता है पैसे में एनर्जी लगाऊंगा तो पैसे से मैं कुछ भी दिखावे ले लूंगा। अब उस टाइम आप पैसे के दिखावे को छोड़ के आप कोई कहते हैं रिलेशनशिप और उसके बारे में बात करोगे तो नहीं, कुछ भी नहीं है बेनिफिट देगा उसमें। हाँ, उस पॉइंट पे देगा जब ट्रांजिट में आएगा या दशा में आएगा, बस वो भी तब जब उस टाइम वहां पे हो, नहीं तो अदरवाइज तो वो कहीं पे भी वो नहीं देगा। तो मेरे को आज पता चल गया मेरी स्ट्रेंथ यानी मेरी पूरी एनर्जी लेके एक इतना इमेजिनेटिव वो है, तो मेरे को जितने इमेजिनेशन के काम करने हैं, बोलचाल के अंदर, शब्दों में, फिल्म मेकिंग में भी या फिर राइटिंग में भी, अनकन्वेंशनल ऐसी ऐसी बुक्स में लिख सकता हूँ बिल्कुल ही, क्योंकि सेकेंड हाउस से मेरी सारी चीजें निकल आएंगी। 8th में मेरी सारा रिसर्च निकल आएगा, क्योंकि केतु वहां बैठ गया। अभी मैं आपको आधा समझाया, मैं राहु के आगे केतु समझाता हूँ, फिर आपके सारे सवाल पूरे फिट बैठेंगे समझने के लिए। तो केतु को समझते हैं, तो केतु 180 डिग्री इससे टोटल उल्टा, करेक्ट। तो केतु क्या है, मैंने आपको क्या समझाया था, जब बॉडी वहां से आधा आधा पार्ट में, 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई, केतु अत्रि ऋषि के आश्रम में गिरे, उनके जैसा हो गया, उनके जैसे हो गए। क्यों? डिटैचमेंट के परफेक्ट एग्जाम्पल हैं, क्योंकि जितनी सेंसेस थी वो उनसे डिटैच हो गई। उनको तो कुछ भी नहीं दिखता ना, उनके पास तो सिर्फ फील के अलावा कुछ भी नहीं बचा ना। दिल बच गया फिर भी, कहीं ना कहीं फीलिंग्स फिर भी रह गई, दिमाग खत्म हो गया, कुछ समझ नहीं है। तो केतु को अगर आपने एक डायरेक्शन देके लड़ाई करने भेज दिया, तो वो जब तक उस पूरी टेरिटरी को डिस्ट्रॉय नहीं कर देगा, उसके बाद दिमाग नहीं है कहाँ रुकना है, वो कुछ भी हो सकती है। ये एग्जांपल है नेगेटिव, वो आपने उसको एक डायरेक्शन दी और वो चलेगा। डिटैच्ड है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेफ्ट में मेरी वाइफ आ गई या मेरे हस्बैंड आ गया या मेरा कोई रिलेशन आ गया, वो डिटैच्ड है, वो चले ही जाएगा, उस डायरेक्शन में लगा ही रहेगा, जिस मर्जी उसमें आपने लगा दिया। आपने पॉजिटिव की मूवमेंट में डाल दिया तो पॉजिटिव में ही चलता जाएगा, नेगेटिव में डाल दिया तो नेगेटिव में ही चलता जाएगा। फिर मैंने आपको क्या बताया था, केतु कैसे बिहेव करता है, मंगल जैसा। मंगल क्या है? फायर, तो केतु भी फायर है। मंगल की फायर आप बुझा सकते हो,
जैसे वो अगर एग्जाम्पल के लिए वो नीच के हो जाएं तो कैंसर में यानी माँ के घर में चले जाते हैं, तो माँ के घर के अंदर वॉरियर यानी जो कहते हैं सबसे बड़ा योद्धा है वो भी शांत हो जाता है, क्योंकि माँ के घर में क्या कर लेगा, वहाँ कौन सी ताकत दिखा पाएगा, वो शांत हो जाता है। तो मंगल की आप आग बुझा सकते हो कई और तरीके से, इमोशन से, हम मून से, यानी मून पानी है, पानी आग पे डालो बुझ जाएगी। लेकिन केतु की आग बुझती नहीं है, तो केतु की आग जब जली तो वो जली जिंदगी भर। तो हम केतु की एक्टिवेशंस की बात करते हैं हमेशा जब हम किसी एक डायरेक्शन को पकड़ना चाहते हैं, और वो डायरेक्शन होती है नॉलेज की, रिसर्च की, और या फिर किसी एक एलिमेंट से रिलेटेड फाइट की, जिसमें हम स्पिरिचुअलिटी, सन्यास को भी बीच में लेके आते हैं। जब वो ढूंढने निकला तो वो रुकेगा नहीं, वो भगवान तक भी सीधा रास्ता चलता जाएगा। उसने डायरेक्शन पकड़ ली, वो रुकेगा नहीं, उसके बाद रुकने का तरीका ही नहीं है, उसके बाद कोई समझ नहीं है। वो हाथ लगा लगा के फील कर करके जो मर्जी अड़चन आएगी वो चलता जाएगा, गिरेगा उठेगा फिर चलेगा, फिर चल पड़ेगा। तो वो प्योर डिटैचमेंट की और कन्फ्यूजन का एग्जाम्पल है। कैसे वो चलता है और समझता है, वो सिर्फ नॉलेज और रिसर्च से चलता है और समझता है। तो राहु कैसे उसका विपरीत, वो अपनी सिर्फ सेंसेस से समझता और चलता है, वो अपना दिमाग लगा के अपने खेल खेल के चलता है। तो एक इस तरीके से चलता है और एक को कुछ छुपाने को नहीं है, वो सिर्फ जाता है। तो कहीं पे भी टक्कर मारेगा, कैसी से भी लड़ जाएगा, लेकिन रुकेगा नहीं। तो ये दो पावर्स हैं, दोनों एक्सेस में बैठी हैं। तो एक में इमेजिनेशन एक्टिव होगी तो एक में डिटैचमेंट भी होगी, तो एक में आपकी अटैचमेंट होगी तो एक में डिटैचमेंट होगी। तो एक सिंपल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक में मेरा ऑब्सेशन होगा तो एक में मैं पूरा संन्यास में तरफ को चले जाऊंगा। तो अब अगर मैं बोलूँ राहु की इमेजिनेशन संन्यास की तरफ को आ गई, ऑब्सेशन, तो ऑब्सेशन की तरफ को भी भाग लेगा वो, उसका ऑब्सेशन किसी भी तरफ को जा सकता है। अच्छा सर, लोग कहते हैं कि जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं या बड़े जो नाम हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में, बिजनेस इंडस्ट्री में हो, इन सबको राहु ने बनाया है। मैंने ऐसा बहुत सुना है। तो सबकी कुंडलियाँ तो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे भले वो मीडिया में नहीं हो, उनका नाम नहीं भी हो, लेकिन एक अपनी पर्सनल लाइफ में सक्सेसफुल हैं, राहु का कहीं रोल होता है इसमें? देखिए, राहु अकेला ऐसा प्लैनेट है जो राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। अकेला प्लैनेट, अकेला नो मैटर की उसको कोई सपोर्ट्स की जरूरत नहीं है, वो अकेला ही एक्शन करेगा तो बहुत बड़ा एक्शन खेल सकता है। कैसे करेगा, यही मैं समझने की मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो बहरूपी है। आज वो असली में शनि की तरह बिहेव करना चाहिए, लेकिन वो जिस राशि में बैठा है उसकी तरह बिहेव करेगा। फिर कोई प्लैनेट ट्रांजिट में उसके नजदीक आ जाएगा, उसकी तरह बन जाएगा। अच्छा, ये भी है। दशा किसी की होगी और उसी टाइम राहु की अंतर दशा होगी तो वो उनकी तरफ का अपना बिहेवियर पैटर्न्स बना देगा। तो वो अपने आप के रंग बदलता जाएगा और वो अपने एक्शंस करेगा जो जिसको हम कहते हैं बहुत अनप्रडिक्टेबल होते हैं। तभी राजा को रंग, और इसको या तो वो चीटिंग करवाएगा वो या फिर चीटिंग लेगा। तो वो कुछ भी खेल खेलेगा लेकिन बनेगा। ऐसे ही थोड़ी पॉलिटिशियंस बन जाएंगे, खेल खेलेंगे तो बनेंगे ना। तो जहाँ पे शनि का रोल आएगा या फिर राहु शनि की तरह होगा। शनि क्या है? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स क्यों? क्योंकि मासेस यानी बहुत सारी पब्लिक से कनेक्ट, तो पॉलिटिशियन बना देगा। चलो इतना ही थोड़ी है। अगर जैसे 9वें घर का कनेक्शन राहु से जोड़ दो और पाइसेस से हो जहाँ पे जुपिटर की तरह बिहेव कर रहा हो, तो आजकल बहुत सारे गुरु देख रहे हैं आप, चैनलों पे लेक्चर दे दे के इतने फेमस है। मैंने तो देखा वो यंग लड़कियां, चाहे वो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स की चीजें लेके घूम रही हो, लेकिन फेमस बहुत है। एक एक बारी बोलने के लिए लाखों रुपया लेती हैं। बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जिनके ऑफिशियल रेट और उनके ऑफिशियल मैनेजर आपके लिए फिक्स करते हैं, अगर वो उनको आप बोलने के लिए अपने वहाँ बुलाना चाहते हैं। तो ये सब है क्या? ये राहु की शक्ति है जो कहीं जाके 9वें घर या 8वें घर या कहीं इनके साथ में इन्फ्लुएंस कनेक्शन मार रही है। तो वो उनको इमेजिनेशन के साथ मैनिपुलेशन दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक्शन ओरिएंटेड पॉइंटर्स में चलते हैं। तो ऐसे ही पॉलिटिशियंस को बना सकते हैं, ऐसे ही बर्बाद भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो कुछ टाइम पहले बहुत बड़े थे, फिर वो अचानक ही जेल चले गए। तो ट्रांजिट की वजह से हुआ है। ट्रांजिट में वो राहु उसी टाइम नेगेटिव पॉइंट्स पकड़ लिया, उसका नेगेटिव प्लैनेट्स के साथ नेगेटिव जोन में ले लिया, और जिस घर में बैठा था उसके नेगेटिव फीचर्स थे वो पिक कर लिए उसने। अच्छा सर, राहु केतु अगर इतने इम्पोर्टेंट हैं, आपने बताया 60 से 70% इम्पोर्टेंट रखते हैं अपनी कुंडली में, तो इनको कोई लग्न क्यों नहीं मिला? लग्न सिर्फ 5 ग्रहों को क्यों मिला है? अगर इनको दे देते ना तो ये 60 नहीं 100% कंट्रोल में होते।
हाँ, नक्षत्र मिले इन्हें दोनों को 3-3। अगर इनको लगन और वो सब एक घर दे देते ना तो ये पूरा का पूरा घर ही कंट्रोल कर लेते, फिर इसके बाद फिर कुछ नहीं होता। ये इतने पावरफुल थे। तो इनकी पावर को जब समझा गया, अब सूर्य राजा है, राजा को ग्रहण लगा दे उससे बड़ा क्या, चंद्र हमारी रानी माँ, उसको ग्रहण लगा दे तो उससे बड़ी ताकत क्या, शनि को भी उसको संभालने के लिए 10 बारी सोचना पड़े उससे बड़ी ताकत क्या, गुरु शुक्र जैसे जो किसी मरे हुए को भी जिंदा कर दे, इससे ज्यादा उनके पास नॉलेज और साथ देने के लिए कौन क्या। तो आप ये बताओ ना, अगर उसको घर भी दे देते तो उसके बाद तो कुंडली उनका वो हिस्सा तो सिर्फ कोई हिला भी ना पाता। आज तो कम से कम किसी ग्रह की तरह करके उस ग्रह के सपोर्ट से चल रहे हैं। इनको तो अगर पूरा अमृत दे देते तो स्वर्ण भानु क्या करता। सीधा सा सबसे सिंपल सवाल है, जब उसका सर इतना स्ट्रांग था, जो शरीर इतना स्ट्रांग है, तो वो तो पूरे को पूरे सबको कंट्रोल ही करता ना। तो कंट्रोलिंग पावर एक लिमिट तक ही दी जाएगी ना। नवग्रह क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सबको एक एक रोल दिया गया। अगर इनको बहुत क्लियर डिफाइंड रोल दे दिया तो ये तो उस रोल को पूरी की तरह कंट्रोल करके बाकी किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा सर, अगर मैं पता करना चाहूँ या हमारे ऑडियंस जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं पता करना चाहें कि मेरा राहु कैसा है, मेरे को सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या कभी मुझे ऊपर तक पहुँचाएगा, या केतु कभी मुझे क्या स्पिरिचुअलिटी तक पहुँचाएगा या सपोर्ट करेगा, ये कैसे पता लगाएं? देखिए, सबसे इजी सिंपल रूल, पहले देखिए राहु किस राशि में बैठा है। चलो आप एक बताइए, राशि बताइए जहाँ पे राहु बैठा हो, मैं आपको उस एग्जाम्पल से समझाना शुरू करता हूँ। आप बृहस्पति में राहु की बात करते आए हैं अभी तक, तो अगर बृहस्पति में ही राहु बैठे हों। बृहस्पति की कौन सी राशि, फिर अगला सवाल। सजिटेरियस। अब क्या है, देखिए सैजिटेरियस आधा ह्यूमन आधा एनिमल, वो तो टिपिकली अगर हम ये बोले तो केतु को सिग्निफाई करती है मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। अगर हम एक जर्नलाइज रूल बोले तो अगर राहु केतु के उसमें आ जाएंगे तो एक तरीके से वो रिवर्स में आ गए, तो वो नीच के लग गए, वीक हो गए। ठीक है, तो राहु बहुत बड़ी सुप्रीमेसी नहीं कंट्रोल करेंगे यहाँ पे, पहली चीज। दूसरी चीज, राशि किसकी है, बृहस्पति की। तो बृहस्पति क्या करते हैं, क्या देते हैं, गुड वर्च्यूज, अच्छी क्वालिटीज, वो अच्छी चीजें करेंगे। अब बृहस्पति का क्या रोल है, सबको दान, चीजें, सबकी मदद करना, सबको सिखाना। अब राहु हर चीज का सिस्टम तोड़ेंगे, सिखाएंगे ये भी, लेकिन राहु सबका सिस्टम तोड़ देंगे। अगर सब लोग बोलेंगे एक्स तरीके से सीखो, वो कहेंगे ना ना एक्स गलत है, मैं वाई समझाता हूँ, उसका रीजन समझो, मैं वाई से समझाऊंगा, बात वही है लेकिन मैं वाई के तरीके से समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल कोई एस्ट्रोलॉजर होगा, वो कहेगा ये सिस्टम, उसमें गणना का तरीका वो अपने नए गणना के तरीके से बना के दिखाएंगे, तो वो एक सिंपल एलिमेंट वहाँ आएगा। दूसरी चीज़, उनका समझाने का तरीका एक इनोवेटिव तरीके से हो जाएगा कि वो लोगों को सिखाने में बहुत ज़्यादा बिलीव करेंगे। राहु की इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग है, तो फोकस के साथ इमेजिनेशन मिलेगी तो किसी भी रंग को राजा बनाने के लिए वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि उसके पास फोकस भी है और इमेजिनेशन भी है, पहुंचने की पूरी ताकत मिल चुकी है। अब उस टाइम दशा लग जाए, उस टाइम सपोर्ट्स लग जाए, उस टाइम राहु सही जगह पे पहुंच जाए, ये तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ऊपर लेके जाने की। लेकिन अगर ये नेगेटिव में दशा लग गई या नेगेटिव में ट्रांजिट आ गए, ये परफेक्ट दशा है, सबसे बड़ा क्राइम करने वाला आदमी भी यही बनाएगी, क्योंकि उसके बाद तो इमेजिनेशन और नॉलेज दोनों खड़ी है। लेकिन गुड वर्च्यूज उसे शायद बचा लें एक पॉइंट पे, लेकिन उसकी बाकी प्लेसमेंट कहाँ है उस पर बहुत बड़ा मैटर करेगा। तो राहु के लिए कौन सी दशाएं अच्छी होती हैं, सपोर्टिंग दशाएं? वीनस तो परफेक्ट ही है सबसे पहले, क्योंकि उनके गुरु की दशा है। राहु की खुद की दशा भी बहुत उसमें सपोर्ट में पॉइंट्स में बहुत अच्छी है, टेक्नोलॉजी और या फिर सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये सब राहु का काम था। तो जितने भी आप बहुत डेवलप्ड नेशंस देखोगे टेक्नोलॉजी वाइज, जिसमें मैं एग्जांपल नॉर्मली हमेशा यूज़ करता हूँ सिंगापुर से रिलेटेड, तो मैं हमेशा कहता हूँ ये राहु की धरती है, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी पे सरवाइव करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। तो ये उसका एक बेसिक एग्जांपल पॉइंटर आ जाता है। शुक्र की दशा और राहु की खुद की दशा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंटर्स बनते हैं इसके लिए।
लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं केतु के अंदर, तो केतु में जब केतु और राहु एक साथ आते हैं, अभी मैंने आपको क्या बोला, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जब दोनों पोल एक साथ आ जाए तो धरती बीच में खत्म होकर पिस जाती है ना। तो राहु और केतु तो बहुत डिस्टर्बिंग पीरियड बन जाता है। अगर केतु की दशा चल रही है और राहु का ये राहु आ जाए, राहु की दशा चल रही हो, केतु की दशा में अंतर्दशा आ जाए, तो एक तरीके से आदमी पिस जाता है। तो एक जर्नल एलिमेंट ये है, उस टाइम उसको डिस्टर्बेंसेस जरूर आएंगे, क्योंकि वो एक्स सोच रहा होगा और यहाँ वाई हो रहा होगा, दोनों के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, समझ नहीं आएगा। तो एक हमने कॉम्बिनेशन की बात की, अगर सेजिटेरियस में राहु है तो भी एक पोटेंशियल रहती है इंसान के पास। दूसरी कौन सी राशि है जिसमें राहु ऐसा ही व्यवहार करते हैं? जी देखिए, अगर जैसे मैं आपको सीधा कैप्रिकॉर्न में ले जाऊँ तो वहाँ राहु बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं कैप्रिकॉर्न को लेके। इक्वेरियस में भी बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, शनि की राशि है, शनि की राशियों में भी बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि ये उनका अपना नेचुरल बिहेवियर शनि जैसा है। ऊपर से वो शनि के कर्म के एक्शंस पे, कर्म में के साथ में इमेजिनेशन मिल गई, आप तो कुछ भी अचीव कर लेंगे। आपके एक्शंस के अंदर सारी इमेजिनेशंस आ गई है, तो ये वहाँ पे जाके ये प्लस पॉइंट्स पे आ जाते हैं थोड़े से। तो आप भी देख सकते हैं अपनी कुंडली में कि किस राशि में राहु बैठे हैं आपके। अगर हम एक राहु पर्सपेक्टिव बोले ना, तो राहु आपका बनाना या आपका बिगाड़ने का कारक है। मैं आपको थोड़ा सा ना केतु की तरफ लेके जाता हूँ। राहु मेरे ख्याल से हम बहुत ज़्यादा देर से लगे हुए, ऐसा लगेगा हम भी ऑब्सेस्ड हो रहे हैं राहु से। तो अब हम थोड़ा सा केतु की तरफ को लेके जाते हैं। तो केतु बेसिकली डिटैचमेंट ऑफ 7th हाउस के अंदर कहते हैं। तो ऐसे तो आपको लगेगा अरे रिलेशन खत्म, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था साथ में, केतु एक ऐसी एनर्जी है जिस डायरेक्शन में चला तो रुकेगी नहीं। अगर नेगेटिव में आप बोलेंगे तो डिटैचमेंट, अगर पॉजिटिव में अगर मैंने उसको जिम्मेवारियों में डाल दिया तो बेचारा जीवन भर वही करता रहेगा, अपनी रिलेशनशिप की जिम्मेवारियां पूरी करता रहेगा। तो वहाँ पे भी वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिज्म या कोई एक ऐसा एंगल ढूंढ लेगा। तो अगेन ये सारे हमारे दशा और ट्रांजिट डिसाइड करते हैं। अब यही 8वें में चले जाए केतु, तो रिसर्च इतनी कर मारेगा तंत्रों पे, ऑकल्ट पे, एस्ट्रोलॉजी पे, क्योंकि रिसर्च का कारक वही है। 9th में चले गया तो 9th में कहीं ना कहीं धर्म से रिलेटेड में बहुत सवाल पूछने शुरू कर देगा, कहेगा मेरे को मोक्ष करना है। ऊपर से उसी में पाइसेस आ जाए तो फिर वो तो पूरे सन्यास से, वो कहेगा मैं तो सन्यासी। या फिर केतु 12वें में चले गया, वहाँ पे पाइसेस आ गया, प्योर सन्यास की तरफ को उसने अपना मूवमेंट कर लिया। वो कहेगा फिर तो मेरे को सन्यास की तरफ को जाना है, आज नहीं जाना, कल नहीं जाना, कभी ना कभी जाना है। अगर आप इस पूरे सर्कल को देखो, हम हमेशा कहते हैं केतु सन्यास योग है 12वें के अंदर। मोक्ष भी कहते हैं शायद, मोक्ष, वही सन्यास और मोक्ष की मैं अब मोक्ष प्राप्ति करता। लेकिन गुरुजी 12वें का केतु तो इतने सारे, दुनिया में बहुत सारी कुंडलियां होंगी जिनके पास होगा, तो सब मोक्ष की तरफ जाने वाले हैं क्या? देखिए घर ही कितने हैं हमारे पास, 12। 12 के अंदर प्रोमिसेस की बात करी जा रही है। हर 2 घंटे के अंदर जो बच्चा पैदा होगा लग्न सेम ही होगा, सेम लगन होगा। तो इसका मतलब केतु भी वहीं के वहीं होगा, स्लो मूविंग प्लैनेट भी है, टाइम भी वहीं का वहीं है, मिलेगा भी वहीं पे। तो इसका मतलब हम 12 भाग के अंदर पूरी दुनिया को नहीं बांट सकते। ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉमिस है। देखिए हम जब लगन कुंडली देखते हैं, जिसको हम एस्ट्रोलॉजी में पढ़ाने के लिए, जब मैं पढ़ाने भी बैठता हूँ जो समझाने के लिए, लगन कुंडली हमारे प्रॉमिसेस और डिनायल, ये 2 चीज़ें बताती है। बच्चा हो सकता है या नहीं हो सकता, या तो प्रॉमिस देगी या डिनाई कर देगी, नहीं हो सकता। 2 ही चीज़ों की तरफ को हम फोकस बनाते हैं। शादी होगी या नहीं होगी, पोटेंशियल है या डिनायल है, डाइवोर्स है या यस या नो, डिनायल। हम ये पॉइंट्स देखते हैं D1 कुंडली से। तो एक जर्नली पर्सनालिटी चार्ट है विद द पोटेंशियल ऑफ प्रोमिसेस। लेकिन इसी की जब हम एक्सटेंशन करते हैं तो हम कहते हैं नवांश में जाते हैं, D9 में। वो हमारी आत्मा जो हमने देखा उसको हम आगे जाके चेक करेंगे। एक में डिनायल है, एक के अंदर बहुत अच्छा दिखा रहे हैं, दोनों का रिजल्ट एवरेज हो गया, इसका भी नेगेटिव है उसका भी नेगेटिव है, हम बोलेंगे नेगेटिव। ये तो हमारा एक जर्नल पॉइंट। लेकिन ये कब होगा या नहीं होगा, जब दशा लगेगी, किस स्ट्रेंथ पे होगा, तो हमें उस घर से रिलेटेड अष्टवर्ग देखना पड़ेगा। अष्टवर्ग में भी हम बिंदु देखेंगे, किस ग्रह के कितने बिंदु प्रदान मिले उस घर को। अगर जिस घर के ग्रह की वजह से प्रॉमिस है और उसने बिंदु बहुत स्ट्रांग दे रखे हैं, वो अपना प्रॉमिस पूरा कर देगा। पता चला उसने बिंदु ही बहुत कम दे रखे हैं उसको, उस घर को, अष्टवर्ग में,
उस ग्रह ने, तो वो अपना प्रॉमिस भी पूरा करने की ताकत नहीं रखेगा। प्रॉमिस है लेकिन ताकत नहीं है, तो पूरा होगा या नहीं होगा, 50-50 भी हो गया। फिर चलो हमने उतना भी छोड़ दिया, प्रॉमिस भी है, तो फिर हम देखेंगे शद बल, पता चला उसके ग्रह की शद बल ही बहुत कमजोर है या फिर बहुत स्ट्रांग है, तो उसने मना भी किया, मतलब बल को कमजोर भी है लेकिन उसमें ताकत इतनी है, कमजोरी में भी सबसे बड़ा वॉरियर की तरह लड़के जीत जाएगा। तो ये मल्टीपल पॉइंट देखने, जब ये मल्टीपल पॉइंट देखते हैं तो प्रोमिसेस और उसका फुलफिलमेंट का पीरियड क्या है, दशा, लेकिन उससे आगे भी हम आगे चले जाएंगे तो गोचर। देखिए ये मल्टीपल वो है, हम मिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशंस कहते हैं। फिर गोचर में भी हम देखते हैं किसके नक्षत्र में गोचर चल रहा है, उस ग्रह का नक्षत्र का मालिक कौन है, फिर उसमें भी कौन सा पद लग रहा है, उस पद की स्ट्रेंथ कितनी है, क्योंकि उसके अंदर भी हम डिवाइड कर देते हैं सारे के सारे में। ठीक है, तो फिर भाव चलित क्या बोल रहा है, कौन सी चीज़ क्या बोल रही है, तो ये एक मल्टीपल कॉम्बिनेशंस है। तो अगर मैं आपके व्यूवर्स के लिए अगर मैं 2 लाइनों में ये बोलूं कि सिर्फ आप राहु देख के या केतु देख के, प्लीज़, हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस देन नो नॉलेज। एग्जैक्टली। और ये ग्रह हमारी जिंदगी और ये वो पावर्स हैं जो हमारे अंदर हैं, इनसे प्लीज़ मत खेलिएगा आधी नॉलेज के साथ। ये वही वाली कहानी है कि मेरे को सर दर्द हुई, मैंने एक गोली उठाई खा ली, क्योंकि सर दर्द एक सिम्टम है। असली में डॉक्टर ने देना था या नहीं देना था आपको नहीं पता। exactly. और वो जो आपने गोली खाई उसका क्या साइड इफेक्ट है आपको नहीं पता। एक सवाल सर जो बड़ा कॉमनली मैंने देखा है, 5th हाउस में संतान का घर होता है, जब केतु आ जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि संतान उत्पत्ति में दिक्कत होगी, अगर हो गई संतान तो ऑपरेशन करवाएगा केतु, अगर ऑपरेशन मतलब अगर ये सब बहुत इजीली हो गया, संतान से डिटैचमेंट आपको हो जाएगी, ऐसा होता है क्या? देखिए फिर दोबारा, वी आर ट्राइंग टू बी डॉगमेटिक। एक सिर्फ लग्न चार्ट को देख सिर्फ हमने एक चीज देखा और जजमेंट दे दिया। इसका मतलब आपके ये जिसने भी ये स्टेटमेंट दी वो ये कहने की कोशिश कर रहा है ऑलमोस्ट 1/12 पूरी पॉपुलेशन पूरी दुनिया की अपने बच्चों से डिटैच्ड है। ऐसा होता है। चलो अगर केतु नहीं है वहां पे तो राहु है, तो ऑब्सेशन होना चाहिए उसका उल्टा। तो इसका मतलब ये भी कहने की कोशिश कर रहा है कि 1/12 पॉपुलेशन पूरी अपने बच्चों के लिए पागलपन में जीती है। तो इसका मतलब जो पागलपन में जीता है उसका राहु जरूर होगा, जो डिटैच्ड है उसका केतु 100% होगा। तो आपने तो जजमेंट लिख दी, तो फिर आप क्यों एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं? ये तो एआई भी कर लेगा, चैट जीपीटी भी लिख के दे देगा ये 4 रूल। तो अगर ये 4 रूल से जिंदगी चलती तो इतने सालों से हमें एस्ट्रोलॉजी सीखने की क्या ज़रूरत है? ऐसे ही थोड़ी हम कहते हैं कि एक जन्म में ज्योतिषी नहीं बन सकते आप, ये जन्मों से चलता हुआ आ रहा होता है, तो आप उसके अंदर बनते हैं। तो आपने एक रूल दे के ये डिसाइड कर दिया कि ये तो होगा ही, तो फिर मैं किसी को भी देखूं अगर उसका इस जगह पे राहु है वो तो चीटर है, इस जगह केतु है ये तो महात्मा है। ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो फिर तो हम भगवान हो गए ना। हम तो देखते और कहते बस ये तो है ही है। अब कई लोग मेरे को समझा रहे होते हैं, अरे ये देखिए इसका ये कॉम्बिनेशन बना, ये तो यही बनेगा जिंदगी में। ये अजीब सी बात है, आपने तो डिसाइड ही कर दिया। उसकी फ्री विल भी होती है ना कुछ? 2 चीजें हैं, फ्री विल और डेस्टिनी। कितना % होती है? सी डेस्टिनी एक प्रोजेक्शन है, शायद हो जाए। फ्री विल वो है कि मैं एक्शन लूंगा तो जरूर कर दूंगा। अब हमारी लाइफ में ना एक ये उल्टी चलती है स्टोरी, जहाँ पे फ्री विल इस्तेमाल करनी है वहाँ हम फ्री विल यूज़ नहीं कर रहे होते, वहाँ हम डेस्टिनी पे खेल रहे होते हैं, ब्लेम दे रहे होते हैं भगवान को, ये उन्होंने कर दिया ये वो। और जहाँ डेस्टिनी का खेल होता है वहाँ पे हम फ्री विल करके ना ज़बरदस्ती घुस के उसको बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से हम क्या खिचड़ी पका रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं हम ज्योतिषियों को ना भगवान बना रहे होते हैं और उनको कह रहे होते हैं आप हमारी ज़िंदगी डिसाइड करिए, अच्छा और गलत बताइए। मैं कह रहा हूँ जो ज्योतिष ये कर रहे होते हैं ना, वहाँ राहु का काम आ रहा होता है, क्योंकि अगर केतु का काम आ रहा होता तो वो सारी चीज़ों को छोड़ के आपको ज़िंदगी कंट्रोल नहीं कर रहे होते, वो अपनी ज़िंदगी और अपनी चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ रहे होते। बिल्कुल। तो ये यहाँ का एक बेसिक फ़र्क एलिमेंट माना जाता है। तो ओवरऑल अगर जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, ये 2 मैग्नेट हैं, ठीक है, ग्रेविटी वगैरह चीज़ें, अर्थ को जो टिल्ट भी हो रहा है, ये 2 नॉर्थ पोल और साउथ पोल संभाल रहे हैं। तो जहाँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल अपने एक्शन और रिएक्शंस के ऊपर ठीक तरह काम कर रहे हैं तो धरती सही तरह घूम रही है।
जब इनका खुद का एक्सेस उल्टा होने लगेगा, जब पूरी की पूरी धरती को हिलाने की ताकत रखते हैं। तो जहाँ इतने ताकतवर ग्रह होते हैं, हम कभी उनको ज़्यादा समझने की कोशिश करने की बजाय उधर हम फेथ और सरेंडर की तरफ को ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं, रादर देन उनको कंट्रोल करने की। क्योंकि उनको कंट्रोल करने की तो शक्ति, जब मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, किसी की नहीं है। तो हम क्या 4 कुत्तों को बिस्किट खिला के या फिर बिल्लियों को खाना डाल के उनको क्या कंट्रोल कर लेंगे? अगर हमने समझ लिया कि राहु मेरी इस पोजीशनिंग में है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं उस पोजीशनिंग को सपोर्ट लेवल्स की तरह काम करूँगा। और मेरे को अपना समझ में आ गया कहाँ मेरे पास स्ट्रॉन्ग वेपन है, उस वेपन को मैं सेंसिबली ट्राई टू यूज़ करूँगा। जहाँ पे केतु बैठा है, जहाँ मेरे को पता है मैं डिस्ट्रॉय करने की ताकत भी रखता हूँ और बनाने की भी ताकत रखता हूँ, मैं वहाँ पे भी पॉजिटिव जनरेशन करने की कोशिश करूँगा। तो रैदर देन कंट्रोलिंग, मैं उन्हीं की डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करूँगा, ये सोच के कि नहीं मैं उनको मोड़ के अपनी तरफ लाऊं। नहीं, मैं उनके रास्ते पे चलने की, उनकी दिखाई हुई डायरेक्शन पे चलने की कोशिश करूँगा। सरेंडर। जो आप ही के क्वेश्चन था, राहु अगर सैजिटेरियस में हो तो हमें पता है जुपिटर तो कहीं ना कहीं जुपिटर के रास्ते के अंदर पुश करिए, आपको रिकग्निशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। फिर दूसरा क्वेश्चन था जब केतु 7th में है, तो कुछ नहीं, रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट करिए। आपने उसको पॉजिटिविटी दे दी, आप सबसे टूटेंगे नहीं, दुनिया आपके साथ जुड़ जाएगी और वो आपको ज्ञान दे देंगे। तो यही सच्चाई है राहु और केतु एक्सेस की, कि बहुत बड़े कंट्रोल पॉइंट हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, इनकी डायरेक्शंस को फॉलो करिए, इनके अगेंस्ट करके ज़्यादा उपाय और खेल मत खेलिए। कोई अच्छा, आज तक मैंने ज्योतिष नहीं देखा जो राहु केतु के उपाय करके खुद सरवाइव कर जाए, क्योंकि वो अपने ही कर्म खराब कर लेता है। इतने स्ट्रॉन्ग प्लैनेट को कभी हिलाने की और बिगाड़ने की कोशिश या मोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बहुत बड़ी ताकत है, न्यूक्लियर बम को इधर उधर हिलाएंगे, आपके हाथ में फट गया तो आपकी सारी दुनिया ख़त्म कर देगा। बस एक सिंपल सा एलिमेंट ये है, जो वो न्यूक्लियर बम है, जिनकी पावर को समझिए, रिस्पेक्ट करिए और उन्हीं की डायरेक्शन के अंदर पावर में अपनी लाइफ पैटर्न्स को बिल्ड करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा आज ये राहु केतु वाला सेशन, और काफ़ी चीज़ें हमने साइंटिफिकली समझी कि राहु केतु की पोजीशनिंग क्या है, कैसे ये हमारी लाइफ को प्रभावित करती हैं, और आप लोग राहु केतु को कैसे अंडरस्टैंड करके अपनी लाइफ को आगे ले जा सकते हैं। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। थैंक यू। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।